हेलो, मैं डॉक्टर नागरत्ना गणवीर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट शिवनाथ साइंस कॉलेज राजनांदगांव। आज मैं 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों को पेपर 3 का शोध प्रविधि भाग 2 रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर 2 का यूनिट 2 सारणियन टेबुलेशन, इस पर आज मैं आप लोगों को चर्चा करूंगी, बताऊंगी। आप लोग नोटबुक निकालिए और नोट करते जाइए। तो सारणियन में हम पढ़ेंगे सारणियन का अर्थ एवं परिभाषाएं, सारणियन के उद्देश्य एवं लाभ, एक अच्छी सारणी की विशेषताएं, सारणियों के प्रकार, सारणी निर्माण के क्या नियम है देखेंगे, सारणियन की पद्धतियां और सारणियन की सीमाएं। ये 7 बातों पर हम सारणियन में चर्चा करेंगे। तो आइए अपन देखते हैं सारणियन क्या है। तो सारणियन जो है तथ्यों को पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम सारणियन कहते हैं। तथ्यों को पंक्तियों तथा स्तंभों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को सारणियन कहा जाता है। तथ्यों के विश्लेषण में इससे सुविधा होती है। और यहाँ पर ड्यूस एवं कुक के अनुसार जिस प्रकार संकेतन को तथ्यों के श्रेणीबद्ध करने की पद्धति कहा जाता है, उसी प्रकार सारणियन को भी सांख्यिकी तथ्यों के विश्लेषण की तकनीकी प्रक्रिया कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि अनुसंधान में, सामाजिक अनुसंधान में संकेतन और वर्गीकरण के बाद ये सारणियन की पद्धति आती है। ये तथ्यों के विश्लेषण की एक महत्वपूर्ण पद्धति है और बहुत बड़े से बड़े डाटा को भी हम सारणियन के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। सारणियन की परिभाषा हम देखेंगे तो सारणियन जो है कोनर का कहना है कि किसी विशेष समग्र को स्पष्ट करने के लिए आंकड़ों को नियमित एवं सुव्यवस्थित रूप में रखने का नाम ही सारणियन है। आंकड़ों को हम सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं, नियमित रूप से सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं, इसी को सारणियन कहा जाता है। इसी तरह से निस्वेगर का कहना है कि सारणी जो है स्तंभों एवं पंक्तियों में आंकड़ों का क्रमबद्ध अध्ययन है। इसी तरह से डॉक्टर एन एलहॉस कहते हैं कि सारणी जो है तथ्यों की स्तंभों तथा पंक्तियों में व्यवस्थित व्यवस्था है। तथ्यों की स्तंभों में, विभिन्न स्तंभों में और पंक्तियों में व्यवस्थित एक प्रक्रिया होती है यह एक ओर तथ्यों के संकलन और दूसरी ओर तथ्यों के अंतिम विश्लेषण के मध्य की एक प्रक्रिया होती है। इसमें हम देखते हैं तो इस तरह तथ्यों का संकलन, उसको व्यवस्थित रखने की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम सारणी कहते हैं। सारणी के उद्देश्य एवं लाभ। सारणी जो बनाई जाती है उसके कई उद्देश्य होते हैं, उसके कई लाभ होते हैं। फर्स्ट नंबर है तथ्य सामग्री को स्पष्ट और सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। तथ्यों को हम व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और इससे हमको समझने में आसानी होती है। सेकंड नंबर है विशेषताओं को दिखाना। हम सारणी के द्वारा विशिष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित कर सकते हैं। तथ्यों को स्तंभों, पंक्तियों के माध्यम से संगठित करते हैं और उनकी विशेषताओं का हम तुरंत इससे पता लगा सकते हैं। थर्ड नंबर है तथ्यों की तुलना करने में सहायता मिलती है। सारणियन से हमें तथ्यों की तुलना करने में सहायता मिलती है। जब ये तालिकाएं प्रदर्शित की जाती है तब उनका तुलनात्मक अध्ययन बहुत ही सरलता से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अभी देखते हैं अपन, कोविड जो है कोरोना के संक्रमित देश
पूरे विश्व में हम देखते हैं कि कौन कौन से देश कितने संक्रमित हैं, कितने ठीक हुए, कितनी जो मृत्यु दर कितनी है, ये हम डाटा देख के जो व्यवस्थित रूप से सारणियाँ बनाई जाती है उसको देख के हम बता सकते, कोई भी बता सकता है, कोई भी इंसान जो है उसे देख के बहुत अच्छे ढंग से बता सकता है। तथ्यों को न्यूनतम स्थान पर प्रस्तुत करना और चित्र बनाना भी किया जाता है। सारणियन के द्वारा तथ्यों को कम से कम स्थान में हम प्रस्तुत कर सकते हैं, साथ ही समस्त गुणों को समझ भी हम सकते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि इस सारणी बनाने से हमें समझने में, कोई भी चीज़ को समझने में सुविधा होती है, विश्लेषण करने में सुविधा होती है, माध्य विचलन में सुविधा होती है, सहसंबंध निकालने में इसमें हमें सुविधा होती है। नेक्स्ट नंबर है समय की बचत होती है। सारणी से आप देखोगे पूरे विश्व का, आप चाहे पर्यावरण के मामले में हो, अणुबम परमाणुबम के मामले हो, अभी कोविड के संबंध में कोई भी जानकारी को हम सारणी के द्वारा प्रस्तुत कर हम एक नज़र में बता सकते हैं कि इस देश में इतने संक्रमित लोग हैं, इस देश में इतने संक्रमित लोग हैं, इतने लोग ठीक हो चुके हैं, ये बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो समय की बचत होती है, अशुद्धियों की भी जांच हो जाती है सरलता से, और सांख्यिकी विवेचन में यह सहायक होती है। अब हम देखते हैं एक अच्छी सारणी की क्या विशेषताएं हैं। तो एक अच्छी जो सारणी बनाई जाती है उसकी पहली विशेषता है कि वो सरल होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा नंबर है कि वह उचित आकार की हो, न तो बहुत विस्तृत हो, न ही बहुत ही संकुचित हो, संक्षिप्त में हो कि वो समझ में ही नहीं आए। थर्ड नंबर है कि सारणी जो होती है वो आकर्षक हो और प्रभावशाली हो, देख के लगे कि वाह बहुत सुंदर ढंग से बना है और हर चीज़ बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही है। फोर्थ नंबर है एक अच्छी सारणी जो है उसमें तुलना जो है हम बहुत ही सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। जैसे एक देश की तुलना हम, जैसे भारत का 5वां स्थान है कोविड संक्रमित देशों के में, इस तरह से, या कोई भी अपन उदाहरण ले सकते हैं, तो तुलना करने में आसानी हो जाती है, उद्देश्य के साथ मेल खाती है, और इसी तरह से सत्यता व प्रामाणिकता पर आधारित होती है। अलग अलग लक्षणों को बताने के लिए दोहरी पृथक्करण रेखाओं को भी खींचा जाना चाहिए। तो इस तरह से सारणी की विशेषता यह है कि बहुत ही सरल, स्पष्ट होती है और उचित आकार होता है, आकर्षक होती है, प्रभावशाली होती है, हर कोई उसको बहुत अच्छे ढंग से समझ सकता है और उद्देश्य उसका होता है। अब हम देखते हैं कि सारणी के क्या प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ टेबल्स। तो सारणी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक सरल सारणी और दूसरी जटिल सारणी। सरल सारणी वह होती है जो कि एक सारणी से कहा जाता है और बहुत ही सरलता से हम इसको देख सकते हैं। इसका जो लिखा होता है, सारणी बनाई जाती है, उसको आप देख के ही जान सकते हैं कि उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बताऊंगी कि राजनीति विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक। तो हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप कैसे, 20 से 30 अंक पाने वाले बच्चों का, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 अंक कितने कितने लोगों ने पाया है, ये हम एक सारणी बनाते हैं। तो 50 से 60 11 लोगों ने, 60 से 70 केवल 6 लोगों ने पाया है, नंबर मिला है, 70 से 80 केवल 3 लोगों को मिला है। तो हम ये बता सकते हैं फटाक से देख के कि इस कॉलेज के बच्चे लोगों को राजनीति विज्ञान में 70 से 80 नंबर जो मिला हुआ है केवल 3 बच्चों को मिला है, 60 से 70 केवल 6 लोगों को मिला है। ये हम बहुत अच्छे से बता सकते हैं। मैं आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगी और आप लोग इसको साथ में नोट भी करते जाइएगा। सेकंड नंबर है जटिल सारणी। जटिल सारणी वह होती है जिसमें बहुत सारे गुण दिखाई देते हैं, बहुत सारे गुणों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। ये जो जटिल सारणी है ये 3 प्रकार की होती है, द्विगुणीय सारणी, त्रिगुणीय सारणी और बहुगुणीय सारणी। द्विगुणीय जो सारणी होती है ये, इसमें हम 2 गुण बताते हैं,
जैसे राजनीति विज्ञान में प्राप्तांक, बच्चों के राजनीति विज्ञान में प्राप्तांक कितने कितने नंबर पाए हैं लड़के और लड़कियां। तो जैसे 40 से 50, 25 छात्रों को 40 से 50 नंबर मिला है और छात्राओं को 10 लोगों को मिला है, तो टोटल कितना हुआ? 35 हुआ। इसी तरह से 60 से 70 3 लड़कों को मिला है और छात्राओं में 3 लड़कियां हैं जिनको 60 से 70 नंबर मिला है, टोटल 6। तो और 70 से 80 केवल 2 लड़कों को मिला है नंबर और 1 लड़की को, इस तरह 3। तो इस तरह से हम सारणी के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं। एक ही बार में देख के समझ में आएगा कि हाँ, इतने से इतने बच्चों को इतनी बीमारी हुई, या इतने से इतने बच्चों को ये प्रॉब्लम्स आया, या इतने बच्चे मेरिट में आए, इतने लोगों को इतना अंक मिला। ये बहुत अच्छे से सारणी के द्वारा बताया जा सकता है। त्रिगुणी सारणी में इसको कहा जाता है ट्रिपल टेबुलेशन। इसमें हम देखते हैं 3 पारस्परिक संबंधित विशेषताओं के बारे में इसमें बताया जाता है। 3 लक्षण इसमें स्पष्ट किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान में प्राप्तांक लिंग एवं वैवाहिक स्थिति के आधार पे। अब देखिए हम इसको कितना अच्छे से बता सकते हैं। 40 से 50 जो नंबर मिला है वो कितने बच्चों को मिला है? तो विवाहित 8 है, अविवाहित बच्चों को 17 लोगों को मिला है 40 से 50, तो कुल हुआ 25। ये छात्रों का हुआ। अब हम छात्राएं देखते हैं, तो छात्राओं में विवाहित जो थी वो 4 लड़कियों को 40 से 50 नंबर मिला, अविवाहित जो थी उनमें केवल 6 लोगों को मिला 40 से 50, कुल 10। अब हम देखते हैं टोटल विवाहित और टोटल अविवाहित, तो कुल विवाहित 12 और अविवाहित 23 अर्थात 35। तो इसी तरह से हम कोई भी डाटा ले सकते हैं, बहुत सुंदर ढंग से हम विवाहित है, अविवाहित है, लिंग के आधार पे, है ना, आय के आधार पे, बहुत सारी तरीके से हम सारणी बनाकर अध्ययन कर सकते हैं। इसी तरह से 70 से 80, तो 70 से 80 विवाहित लोगों में 1 को मिला है, 1 छात्र को, अविवाहित में 1 को मिला है। छात्राओं का हम देखते हैं तो 2 लड़कियों को 70 से 80 मिला है और विवाहित में, और अविवाहित में 2 लड़कियों को मिला। तो इस तरह से, और इसका फिर टोटल निकालते। तो इस तरह से हम सारणी के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से किसी भी विषय का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम आते हैं बहुगुणीय सारणी। बहुगुणीय सारणी वह सारणी होती है जिसमें बहुत सारी विशेषताओं को हम तथ्यों के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ये जटिल सारणी होती है, इसे जटिल सारणी भी कहा जा सकता है। जटिल सारणी में ही आता है बहुगुणीय सारणी। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे मतलब समंकों को, संख्याओं को हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, आय के आधार पे इस तरह से अध्ययन कर सकते हैं। राजनीति विज्ञान में प्राप्तांक लिंग, विवाह एवं कॉलेज के आधार पर हम तुलना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर बताऊंगी, जैसे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 दिग्विजय कॉलेज में, कमला कॉलेज में और साइंस कॉलेज में। तो ये जो हम एक कैटेगरी बनाते हैं उसके अनुसार अध्ययन करते हैं। जैसे 70 से 80 नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है दिग्विजय कॉलेज में 10, कमला कॉलेज में है 8 और साइंस कॉलेज में 10। तो इस तरह से इसी में विवाहित, अविवाहित छात्र कुल, फिर छात्राओं का विवाहित, अविवाहित, फिर कुल, और फिर टोटल विवाहित और फिर अविवाहित। तो इस तरह से हम सारणी का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ये जो सारणियां बनाई जाती है, ये सारणियों के नियम क्या है, रूल्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टेबल। तो सारणी
निर्माण का काम हम जानते हैं बहुत ज़्यादा जटिल होता है। जब हम रिसर्च करते हैं तो आप देखेंगे कि डाटा कलेक्शन किया जाता है। ये डाटा को फिर हम विभिन्न आधारों पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, आय के आधार पे, ग्रामीण, शहरी और तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये जो सारणी बनाई जाती है, ये कोई आसान काम नहीं होता है। मनमाने ढंग से सारणी नहीं बना सकते हैं। कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। अनुसंधानकर्ता को बहुत ही धैर्य का, साहस का और कुशलता से काम लेना पड़ता है, तभी सारणियों का निर्माण होता है। और ये जो सारणी होती है ये बहुत उपयोगी होती है। सारणी संबंधी कुछ नियम है। फर्स्ट नंबर है शीर्षक, हेडिंग। तो किसी भी विषय का जब हम अध्ययन करते हैं तो शीर्षक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जो हेडिंग होती है, मेन हेडिंग होती है, उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो शीर्षक में क्या क्या बातें होनी चाहिए? तो शीर्षक छोटा होना चाहिए, परंतु इतना छोटा नहीं हो कि अर्थ स्पष्ट न हो। उदाहरण के लिए, हम मानव अधिकार पर अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन केवल मानव लिख दिए या केवल अधिकार लिख दिए तो ये बात स्पष्ट बिल्कुल ही नहीं होगी। भारतीय संविधान में मानव अधिकार या मानव अधिकारों की एक विवेचना इस तरह से हमें हेडिंग देनी पड़ेगी, तभी हमारा जो है रिसर्च जो है वो अच्छा होगा। शीर्षक स्पष्ट होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए शीर्षक, और शीर्षक के द्वारा उद्देश्य का तुरंत पता चलना चाहिए। शीर्षक को देख के ही समझ में आना चाहिए कि हाँ, ये मानव अधिकारों पर पूछा गया है, ये कर्तव्यों पर पूछा गया है। इस तरह से हम अध्ययन कर सकते हैं। सेकंड नंबर है स्तंभ, कॉलम्स कहा जाता है। तो अनावश्यक रूप से बहुत बड़े कॉलम नहीं होना चाहिए। इसका आकार परस्पर अनुपातिक होना चाहिए, और योग का जो स्तंभ है ये इसमें अवश्य शामिल होना चाहिए। टोटल जो किया जाता है ये रहना अत्यंत ही आवश्यक है। इसके बिना जो है हमारी सारणी स्पष्ट नहीं होगी। इसी तरह से है अनुशीर्षक एवं अनुलेख। स्तंभ पर लिखा जाने वाला अनुशीर्षक स्पष्ट होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं राजनीति विज्ञान में प्राप्तांकों की संख्या, ये बिल्कुल लिखा होना चाहिए ऊपर में। फिर कितने 40 से 50, 50 से 60, ये 60 से 70 कितने पाने वाले हैं। तो इसमें छात्र हैं, छात्राएं हैं, विवाहित है, अविवाहित है, कुल है, इस तरह से पूरा लिखा होना चाहिए। तो अनुशीर्षक कहा जाता है उसको। अनुशीर्षक सुंदर अक्षरों में अंकित किया जाना चाहिए। इसी तरह से अगला एक नियम है कतारें, रोज जो बनाया जाता है ना, तो सूचनाओं को कतारों में लिखने की एक प्रविधि होती है, और ये जो प्रविधि होती है वर्णात्मक होती है। भौगोलिक, संख्यात्मक और सामाजिक विधियों में ये जो रो कॉलम बोलते हैं ना, ये लिखना अत्यंत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट नंबर है स्तंभों का क्रम, सीक्वेंस ऑफ कॉलम्स कहा जाता है इसको। इसमें यह विचारात्मक होना चाहिए। महत्वपूर्ण सूचनाएं बाएं तरफ लिखी होनी चाहिए। बाएं हाथ में अपन देखते हैं ना, बाएं तरफ सबसे पहले जो मेन चीज है, जैसे विद्यार्थियों की नंबर पाने वाले विद्यार्थियों के प्राप्तांक जो है वो कितने से कितना, तो 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, इस तरह से वो पहले होना चाहिए। तो ये बाएं तरफ होना चाहिए। महत्वपूर्ण सूचनाएं को बाएं तरफ लिखा होना चाहिए। तुलना की जाने वाली संख्याओं को निकट रखा जाना चाहिए, और जिन निरपेक्ष संख्याओं के प्रतिशत माध्य अनुपात निकालना है उनको उन्हीं संख्याओं के सहारे अलग अलग रखा जाना चाहिए। उसके बाद आता है योग का हम जानते हैं बहुत ज्यादा महत्व है। स्तंभों में योग जो है सारणी के सबसे नीचे रखा जाता है। इसके बाद आता है टिप्पणी, नोट। तो सारणी के बारे में हमको जो भी लिखना होता है नोट के नीचे में लिखा जाता है, और इससे ये प्रकट होता है कि कौन सी बात को यहाँ हाईलाइट किया जाएगा।
जो है भिन्न आंकड़ों के भिन्न भिन्न चिन्ह लगाकर भी उन्हें हम टिप्पणीबद्ध कर सकते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे सारणी की पद्धतियां। सारणी की जो पद्धति है ये दो प्रकार की होती है। पहला है हाथ के द्वारा किया गया सारणीयन और दूसरा है यांत्रिकी सारणीयन। हाथ के द्वारा किया गया सारणीयन देखेंगे, हाथ द्वारा जो किया गया जो सारणी बनाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। हैंड टेबुलेशन कहा जाता है इसको। इसमें हम देखते हैं जो संकलित तथ्य हैं, तथ्यों को वर्गीकृत करने के लिए निश्चित वर्गों का निर्धारण किया जाता है और इसके पश्चात प्रत्येक वर्ग में आवृत्तियों की गणना की जाती है। गणना के लिए निश्चित चिन्ह डाल दिया जाता है और उनकी फिर गणना की जाती है। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान में 100 विद्यार्थी हैं और उनके प्राप्तांकों का सारणीयन करना है, तो हम उन्हें प्राप्तांक समूह जैसे 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी है इसके बारे में हम सारणी बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे 30 से 40 नंबर पाने वाले बच्चे 8 हैं, तो हम क्या करेंगे, 4-4 की लाइन खींच देंगे और एक आड़ी लाइन खींच देंगे। तो 4 दूने 4-4 की लाइन हम 2 बार खींचेंगे तो 4 और 4 तो कितना हुआ 8। तो 30 से 40 पाने वाले कितने बच्चे हो गए 8। इसी तरह से 40 से 50 से 60 पाने वाले, 50 नंबर से 60 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सपोज अपन देखते हैं 12 है, तो हम लाइनें खींच के भी इसको समझा सकते हैं। तो 4 डंडे वाले एक पूरा कॉलम हो गया, फिर 4 डंडे वाला, फिर 4 डंडे वाला, तो 4 1 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12। इस तरह से हम वो बना के लाइनें खींच के अंकित करके हम बहुत अच्छे ढंग से सारणी बना सकते हैं और एक बार देख के हम बहुत बड़े से बड़ा चीज को भी बना के दिखा सकते हैं। ये मैं आप लोगों को नोट्स दूंगी, उसमें पूरा बना हुआ है, आप लोग देखिएगा। सेकंड नंबर है यांत्रिकी सारणी। यांत्रिकी सारणी जो है ये बहुत बड़ी संख्याओं के लिए ये बनाई जाती है, मतलब मशीन के द्वारा बनाई जाती है। ये मैकेनिकल सारणी भी कहा, टेबुलेशन कहते हैं, मैकेनिकल टेबुलेशन कहा जाता है इसमें। यांत्रिकी सारणी का जो प्रयोग है ये जो है इसमें कुछ मशीनें ऐसी होती हैं जिनको हाथ से संचालित करना होता है, कुछ मशीनें जो है विद्युत के द्वारा संचालित होती है। तथ्यों को वर्गों में बांट दिया जाता है और उसके पश्चात यांत्रिक सारणी विधि को काम में लाया जाता है। इसमें निम्न क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे संकेतन, कोडिफिकेशन किया जाता है, एकत्रित तथ्यों को तथ्य एकत्रित किए जाते हैं, समंक एकत्रित किए जाते हैं और फिर उसको समझाया जाता है, चित्रों के माध्यम से समझाया जाता है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं भारत में शिक्षा का स्तर, महिलाओं का, पुरुषों का, बेरोजगारी का स्तर हम ये बता सकते हैं। तो इसी तरह से उसको जैसे बेरोजगार व्यक्ति तो इसको 0 दे दिए, शिक्षित व्यक्ति 1 नंबर, अशिक्षित व्यक्ति 2 नंबर, इस प्रकार का प्रयोग करके हम सारणी बना सकते हैं। इसी तरह से है सेकंड नंबर है प्रतिलेख। संकेतन संख्या निर्धारित करने के बाद सारणीयन कार्ड पर एक छेद कर दिया जाता है, छेद करके नंबर संख्या को दर्ज कर लेते हैं। इस प्रकार सूचनादाता के समस्त उत्तरों के संकेतन नंबर को कार्ड में लिख दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम रिसर्च करते हैं, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को बताऊंगी। हम जब रिसर्च करते हैं तो एक रिसर्च कैसे होता है, हम जो है क्वेश्चनायर पूछने जाते हैं तो नंबरिंग कर देते हैं। एक अलग पेपर रहता है, उसमें रमा, नम्रता ऐसे नाम लिखते हैं और उनको एक नंबर दे देते हैं
और बाकी आप एक नंबर दे दीजिए, जिसका भी आपको करना है नंबर दे दीजिए। उसके बाद केवल आप उस जो आप साक्षात्कार अनुसूची है उसमें आप केवल नंबर डाल दीजिए, और उसके आधार पे आपको पता चल जाएगा कि ये 2 नंबर का जो है प्रोफार्मा जो है वो किसका है, या 10 नंबर का, 50 नंबर का, कौन सी किसने इसमें इंटरव्यू दिया है, किसने लिखा है, ये आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से अपन इसमें संकेतन नंबर को कार्ड में लिख दिया जाता है, केवल संकेतन को लिख दिया जाता है। थर्ड है सत्यापन, वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, कार्डों पर छेद करने में यदि कोई गलती रह गई है तो उसकी परीक्षा के लिए छेदक यंत्र को काम में लाया जाता है। इसी तरह से यांत्रिकी सारणी में आता है कार्डों को छांटना, सॉर्टिंग करना। कार्डों को छांटने का कार्य भी यंत्र के द्वारा ही पूरा किया जाता है। यह छंटनी जो है कार्डों की विशेषताओं के अनुसार ही की जाती है। नेक्स्ट नंबर है गणना, काउंटिंग। कार्डों को छांटने के पश्चात हम देखते हैं कि प्रत्येक पद की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी को गिन लिया जाता है। इस कार्य की पूर्ति अर्थात गणना के लिए भी एक मशीन को काम में लाया जा सकता है। और लास्ट में होता है सारणीयन, टेबुलेशन। इन अवस्थाओं को पूर्ण होने के बाद एक व्यवस्थित और सुंदर सारणी का निर्माण होता है, और इस सारणी को देखकर हम देखते हैं हर कोई व्यक्ति बहुत आसानी से जान सकता है, चाहे आप रिजल्ट के बारे में हो, चाहे किसी भी तरह की वर्तमान में जैसे कोई बीमारी है, या शिक्षा का स्तर है, या किसी भी तरह का हम रिसर्च बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम आते हैं, ये सारणी जो है सामाजिक अनुसंधानों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन सारणी की कुछ सीमाएं हैं। ये सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस है। फर्स्ट है, सारणी द्वारा केवल अंक या अंकात्मक कहा जाता है, अंकों तथ्यों को ही प्रदर्शित किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों को दिखाने के लिए यह पद्धति बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। सेकंड नंबर हम देखते हैं, कोरे तथ्यों को ही प्रस्तुत करने से सारणी का आकर्षण पूरी तरह समाप्त हो जाता है। हमने केवल डाटा डाल दिया, ठीक है, 15, 20, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 इधर डाल दिए कि 10 बच्चे, 15 बच्चे, 20 बच्चे, इससे क्या स्पष्ट होगा कि बिल्कुल भी नहीं। हमको पूरा हेडिंग डालना पड़ेगा कि राजनीति विज्ञान में, या हम देखते हैं कि पीएचडी में इतने बच्चे सेलेक्ट हुए, उसमें से इतने लोगों को इतना इतना नंबर मिला है, ये हमको पता करना होगा, तभी हमारा रिसर्च जो है पूरा होगा, और कोई भी अनुसंधान करने वाले को और पढ़ने वाले को भी ये समझ में अच्छे से आएगा। तो तथ्य जो है वो कोरे तथ्यों की संख्या प्रस्तुत करने से सारणी के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाएगा। रिसर्च बिल्कुल ही न खुद को समझ में आएगा, न सामने वाले को समझ में आएगा। साधारण व्यक्ति के लिए भी यह बिल्कुल ही उपयोगी नहीं है, क्योंकि समझने में बहुत कठिनाई होगी। इसी तरह से है कि महत्वपूर्ण पदों को, इम्पोर्टेंट आइटम्स जो है, इस पद्धति के द्वारा नहीं दिखाया जा सकता। स्पेशल उसको एरो का निशान देके या कुछ चीज़ें जो है सिंबल देके हम समझा सकते हैं। तो सारणी की बहुत सारी सीमाएं हैं, लेकिन इस बात से इनकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता कि सामाजिक अनुसंधानों में सारणी का अपना एक बहुत ज़्यादा महत्व है, और इसके अभाव में कोई भी अनुसंधान का कार्य जो है अधूरा रह जाएगा। आधुनिक अनुसंधानों में सारणी का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और बहुत ही लोकप्रिय है। यदि सावधानी से और सतर्कता से और ईमानदारी से ये सारणी बनाई जाए, कोई भी अनुसंधान किया जाए, और उसका मतलब फेक न्यूज़ नहीं होना चाहिए, जो डाटा है वो फेक नहीं होना चाहिए, तो बहुत अच्छी ढंग से हमारे सामाजिक अनुसंधानों में सारणी जो पद्धति है अनुसंधान की बहुत अच्छी पद्धति हो सकती है। बहुत सारी डाटा को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से
डायग्राम बना के या सभी तरह से हम बार डायग्राम बना के हम प्रस्तुत कर सकते हैं, सारणी बना के प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस तरह से सारणी का अनुसंधान में बहुत ज़्यादा महत्व है। और यहाँ संदर्भ ग्रंथ मैंने लिया है शोध प्रविधि एवं क्षेत्रीय तकनीकी शोध, और डॉक्टर BM जैन, फड़िया, CP शर्मा और हमारी हेमचंद यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पाठ्यक्रम मान्य किया गया है, संदर्भित पुस्तकें लिखी गई हैं, उससे हेल्प लिया गया है। और आप लोग ये नोट्स भी बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।